Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will be teaching you the remaining part of economic reforms. We will start from the privatization and its various tools, right? What is deregulation? What is ठीक है ये हम जानेंगे डिरेगुलेशन का मतलब क्या होता है डिकंट्रोल एंड ऑल दैट ठीक तो I am presenting this lecture series through Triple S, one of the best platform for free education, having more than 1,17,000 सब्सक्राइबर्स। आई होप आप लोग जो हैं प्रेपरेशन ठीक ठाक चल रही होगी। कुछ लोगों का मैसेज मैंने देखा था, उन्होंने लिखा था इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पर मैसेज पढ़ता हूँ, ये आपको नहीं लगना चाहिए मैं नहीं पढ़ता, लेकिन रिप्लाई करने में टाइम लगेगा सब मैसेज को, लेकिन उसको मैं एक ही टाइम पे आप सब लोगों को क्या करूँगा, रिप्लाई करूँगा जब मैं फ्री टाइम निकालूंगा इसके लिए स्पेशली 1-2 घंटे। तो उस टाइम में आपको इंस्टाग्राम पे ही मैं रिप्लाई करूँगा। उस टाइम पे जब संडे होगा उस टाइम मैं ब्रेक ले लूँगा, तो आपको मैं अच्छे तरीके से उसका बताऊँगा सोल्यूशन क्या है। जिसको जो भी क्वेरीज होती है मैं आपको शेयर भी करता हूँ अपना टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक, ठीक है। आप वहाँ पर अपने मैसेज लिखा करो, मैं रिप्लाई करूँगा, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। मुझे पता है संडे के दिन मैं आपको फुल ऑन टाइम दे दूंगा। आपको जो फिर बोलना होगा आप फिर बोल सकते हो, कॉल भी करनी होगी कॉल भी करो, पूछना होगा कुछ पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बच्चों ने लिखा था हम डिप्रेशन में होने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते जाओ अभी, ठीक है। मैं सब कुछ लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम स्टार्ट करते हैं। बीओपी क्राइसिस मैंने बताया था आपको, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने स्टार्ट किया था, माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बताया था मैंने, मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बताया था मैंने। गाइस मैंने बताया था आपको इंपोर्ट कवर मैंने बताया था, तो ध्यान रखना इंपोर्ट कवर में आपको लास्ट में फिर एक और जो मैंने आपको नोट्स में बताया था उस डेफिनेशन को काटना है। मैं एक और दूसरी डेफिनेशन बताऊंगा इंपोर्ट कवर की, आ रही बात समझ, क्योंकि जो डेफिनेशन मैंने उस नोट्स पे डाला था वो थोड़ा उसका मुझे ये जो है वो गलत कॉपी हो गया उस पर, ठीक है। क्योंकि मैं क्रॉस चेक करता हूँ अपने नोट्स के साथ, जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स हैं, तो जब मैं रिवाइज करता हूँ उन चीज़ों को शॉर्ट नोट से, तो वहाँ से वो डेफिनेशन गलत कॉपी हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको नई डेफिनेशन बताऊँ, इंपोर्ट कवर की डेफिनेशन ही बस उतना ही है, ठीक है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं लिबरलाइजेशन पे, ठीक है। आपने सब कुछ जाना क्या काजेज थे, वो सॉरी क्या बोलते इसको, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आया, कौन सा गवर्नमेंट था, ठीक है, क्या काजेज थे, बीओपी क्राइसिस क्या था, ठीक है। किस कौन कौन सी करेंसीज थी, 5 करेंसीज उसमें है रिजर्व्स में, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बोला नई करेंसी कौन आई थी, उसके बाद मैंने बोला था माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं, और मैक्रो मैंने बोला था करंट अकाउंट डेफिसिट की मैंने बात की थी, बीओपी डेफिसिट भी मैंने बोला था, डी बीओपी क्या बोलते हैं इसका सरप्लस भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, मैं एमसीक्यू लेकर भी आऊँगा, अगर आपको आप सीधे सीधे एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। और दूसरी बात जो है, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ ना, जो भी मैं आपको बात बोलता हूँ, सभी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस यूपीएससी के इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, वाइवा में पूछे गए। आप कोई भी इंटरव्यू खोल लो, उसको ध्यान से जब सुनोगे, आप लोग को कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लेक्चर्स की, ये है कि आपको उस कंटेंट पे आप आंसर ठीक ठाक आंसर दे पाओगे कहाँ पर, इंटरव्यू बोर्ड में, अगर आप किसी भी इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान रखो अच्छे से। एग्जाम तो एसएसबी एग्जाम तो वैसे निकलेगा, वहां पर क्या होता है एमसीक्यू तो होता है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो रिटेन रहना चाहिए दिमाग में, पता चलना चाहिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आगे आपको फायदा देगा, ठीक है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। और आपको ये भी पता होगा 20th को आपका फर्स्ट मॉक है, डरना नहीं है मॉक को, ठीक है। रिवाइज करते जाओ और मॉक में जाओ, फिर देखते, फिर बताऊंगा मैं उस मॉक का क्या करना है, ठीक है। चलो लिबरलाइजेशन हम स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया था आपको कल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर द टूल्स फॉर कैरिंग आउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कैरी आउट किया गया है, लेकिन किसके जरिए से, कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से टूल्स यूज किए गए थे, आपको बताना है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले हमें समझना है लिबरलाइजेशन और पॉलिसीज क्या है लिबरलाइजेशन में। अगर आप में से कोई भी केस के लिए तैयारी कर रहा है, उसको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ये मेंस लेवल का कंटेंट है, ठीक है। आपको एमसीक्यू भी निकल जाएगा, मेंस में आपको यही डेफिनेशन सीधे छापना होता है, वहाँ पर नया आप नहीं ला सकते हो, नया कुछ भी नहीं है, ठीक है।
तो लिबरलाइजेशन, द पॉलिसी ऑफ रिड्यूसिंग रिस्ट्रिक्शंस एंड सिंप्लीफाइंग रेगुलेशंस इन ऑर्डर टू मेक इट इजियर टू पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। शॉर्ट में याद रखो, लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है जब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती है, गवर्नमेंट ने जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, ठीक है, जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थी, प्राइवेट सेक्टर से वो काम नहीं कर पाते थे, ठीक है, सारा कुछ कंट्रोल, सारा कुछ जो था किसके हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में। अब वो जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, जो भी रूल्स थे, जो भी रेगुलेशंस थे, उसमें से कुछ रिडक्शन लाई गई, मतलब उसमें से थोड़ा सा डील दी गई है, और इसी को बोला जाता है लिबरलाइजेशन। यही मैंने लिखा है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उस तरीके से पहले 1991 से पहले नहीं कर पाते थे, अब उसमें से जो है क्या बोल सकते हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को सिंप्लीफाई किया गया है, और जो भी रेगुलेशंस थे, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, उनको सिंप्लीफाई किया गया, उसको रिड्यूस किया गया है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इसको हम बोलते हैं हम लिबरलाइजेशन। डेफिनेशन आप पढ़ोगे आपको ये पूरा जहन में आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की गई है लिबरलाइजेशन में, आपको बोलना है डी लाइसेंसिंग, डी रिजर्वेशन, डी रेगुलेशन, डी कंट्रोल। अब मैंने आपको पहले भी बताया था डी लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है। मतलब अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो ना, सपोज आप कोई भी बिजनेस करते हो, आपके पास जब तक लाइसेंस नहीं होगा तब तक आप वो बिजनेस नहीं करोगे। दैट मीन जिसके पास लाइसेंस होगी उससे वही वो बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी आप मेडिकल एजेंसी चलाते हो, मेडिकल एजेंसी चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए, तो तब आप एक मेडिकल एजेंसी बना सकते, खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो, फिर डिस्ट्रीब्यूट जो भी करना होगा आपको। एग्जैक्टली वैसे ही उस टाइम पे होता था 1991 में, कोई भी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ती थी तो क्या होता था, अब लाइसेंसिंग सिस्टम था, लाइसेंस को रिन्यू करना, बहुत सारी इश्यूज थे, लाइसेंस को बनाने में टाइम लगता, कोई अगर कुछ स्टार्ट करना चाहता था बिजनेस, उसको पास लाइसेंस होनी चाहिए, तो लाइसेंस को बनाने में इनको 2-3 साल लगते थे। तब तक वो बेचारा बोलता मुझे बिजनेस करने की जरूरत भी नहीं है, अब मैंने करूंगा ही नहीं, क्योंकि इतने डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होता था, ठीक है। तो ये लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म किया गया और इसको बोलते हैं डी लाइसेंसिंग, बस इन शॉर्ट लेमन लैंग्वेज में। द पॉलिसी ऑफ रिमूविंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एंड रिप्लेसिंग इट by a system of permission based conditions is called delicensing। मतलब जो लाइसेंसिंग सिस्टम था इसको हटाया गया और सीधे परमिशन लाना है। जैसे आप पिकनिक पे जाते हो, फिर ठीक है, पिकनिक पे जाने के लिए आपको क्या करना है, किसी आप सपोज एक एग्जांपल में आप पिकनिक जा रहे हो, तो आपको किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाना है या किसी बॉटनिकल गार्डन में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या लाना पड़ता है, उसके लिए परमिशन लाना पड़ता है कि हाँ ठीक है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड से आप परमिशन लाते हो कि आपको वहाँ जाने देंगे या उस जू में जाने देंगे स्टूडेंट्स को या नहीं जाने देंगे, तो आप एक परमिशन लाते हो। तो आपको ये नहीं बोला आप पहले लाइसेंस लाओ तब आप जा सकते, नहीं, आप सीधे एक परमिशन लाते हो कि हमें यहाँ जाना है, तो पास एक लाते हो। एग्जैक्टली डिलाइसेंसिंग में भी क्या किया गया, लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म किया गया और इसको किस में कन्वर्ट किया गया, परमिशन बेस्ड में। सीधे से कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी होती है तो सीधे परमिशन चाहिए, सिंपल सा परमिशन, और आप एक्टिविटी को कर सकते हो। यही मैंने लिखा यहाँ पर, द पॉलिसी ऑफ रिमेनिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एंड रिप्लेसिंग इट बाय ए सिस्टम ऑफ परमिशन बेस्ड ऑन कंडीशंस इज कॉल्ड लाइसेंसिंग। अब ये परमिशन जो है ये भी कुछ कंडीशंस के बेस पे दिया जाता था, बस इतना आपको याद रखना है। लाइसेंसिंग को खत्म करके परमिशन बेस्ड बनाया गया, इसको बोलते हैं डिलाइसेंसिंग। इन 1991 गवर्नमेंट रिमूव्ड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल। हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग सिस्टम को हटा दिया है, एक्सेप्ट, याद रखना, एक्सेप्ट 18 इंडस्ट्रीज। 18 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने स्टिल लाइसेंसिंग सिस्टम को बरकरार रखा है, ठीक है। 18 इंडस्ट्रीज विच हैज बीन फर्दर रिड्यूस्ड, उसके बाद उस 18 को फर्दर रिड्यूस करके 5 तक लाया गया, 5 इंडस्ट्रीज के लिए फिर लास्ट पे क्या किया गया, लाइसेंसिंग सिस्टम को रखा गया। 1991 में याद रखना जो भी लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको हटाया गया और सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम को रखा गया। उसके बाद उस 18 को भी रिड्यूस किया गया और लास्ट पे कितने इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम को रखा गया है, सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज को लाइसेंसिंग सिस्टम रखा गया है। अब यहां पर हमें जानना है वो कौन कौन सा था, ठीक है। दीज आर अल्कोहल, सिगरेट, हैजर्ड्स केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, ठीक है, ड्रग्स भी आते हैं और फार्मास्यूटिकल्स भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, डिफेंस ऑर्डिनेंस जिसको जनरली आप याद रखते हो, ये सभी जो है ये 5 आते हैं और उन पांचों का कंट्रोल डायरेक्टली किसका रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा। यहाँ पर लाइसेंसिंग सिस्टम जो है कंटिन्यू रखा गया है और जो बाकी जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें लाइसेंसिंग सिस्टम को हटाया गया है। आ रही बात समझ। इन इंडिया दिस लाइसेंसिंग थिंग वाज रिप्लेस्ड बाय परमिशन थिंग। ये मैंने आपको बताया लाइसेंसिंग थिंग को रिप्लेस किससे किया,
परमिशन थिंक। और ये परमिशन कौन देता है? जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हो आपको परमिशन आना, कोई इंस्पेक्टर होगा जो हेड होता है वही आपको परमिशन देगा। कोई भी अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए आपको अलग अलग ऑफिसर्स के पास, वो आपको परमिशन देते हैं हाँ आप ये कर सकते हो। दैट मीन्स लाइसेंसिंग को खत्म करके क्या बनाया गया? परमिशन। और इसी को एक शॉर्ट में हम बोलते हैं हम लाइसेंसिंग राज वाज रिप्लेस्ड बाय इंस्पेक्टर राज। याद रखना, लाइसेंसिंग राज वाज रिप्लेस्ड बाय इंस्पेक्टर राज। आई होप ये डी लाइसेंसिंग कॉन्सेप्ट आपके जहन में आया होगा, राइट? अगर आपको ये समझ आ रहा है आप सबसे पहले लाइक करो, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ठीक है? चलो, Dereservation, the policy of removing reservations of rights to exclusive investments in a particular industry by public sector is called dereservation। देखो, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते जहां पर सिर्फ और सिर्फ परमिशन किसका होता था? सिर्फ गवर्नमेंट ही वहां पर वो सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रखा जाता था। कुछ ऐसे सेक्टर, सपोज सेक्टर ए है, ये सेक्टर बी है, ठीक है? इन सेक्टर्स में जो भी इन्वेस्ट करेगा वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा और कोई दूसरी पार्टी, ठीक है, और कोई दूसरी पार्टी जो है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये था रिजर्वेशन। मतलब सिर्फ इंडस्ट्री ए अगर है और इंडस्ट्री बी, सिर्फ इंडस्ट्री ए और इंडस्ट्री बी ही क्या करते थे? इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते थे, ठीक है? ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ये रिजर्वेशन रखा गया था किन के लिए? गवर्नमेंट के लिए। लेकिन इन्होंने क्या बोला? डे रिजर्वेशन, इस चीज को हटाया गया और बाकी पार्टीज को भी इन्वॉल्व किया गया। बाकी पार्टीज भी अब क्या कर सकते हैं? वो इसमें इन इंडस्ट्रीज, इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्टर ए है और सेक्टर बी है। पहले 1991 से पहले कौन करता था? आपको बोलना है सिर्फ गवर्नमेंट था, ठीक है? गवर्नमेंट यहाँ पर करता था, रिजर्वेशन थी उनके लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ सेक्टर, अब ये सेक्टर्स में क्या किया गया? डे रिजर्वेशन की गई है। मतलब जो बाकी प्राइवेट सेक्टर्स जो है वहां पर उसको भी इन्वॉल्व किया गया है, प्राइवेट बॉडीज भी आने लगी, ठीक है? तो ये लिखा है द पॉलिसी ऑफ रिमूविंग रिजर्वेशन ऑफ राइट टू एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट, जो भी एक्सक्लूसिव किन के लिए था? गवर्नमेंट बॉडीज के लिए था। इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री बाय पब्लिक सेक्टर, ठीक है, जो कि पब्लिक सेक्टर ने किया था, इसको बोलते हैं हम रिजर्वेशन। मतलब इसको हटाया गया और एक तो पब्लिक सेक्टर भी जो है क्या कर सकता है? इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और दूसरा प्राइवेट सेक्टर भी आएगा और इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है। आ रही बात समझ? ये लिखा है मैंने, ठीक है? एक सेकंड रुको। द पॉलिसी ऑफ रिमूविंग रिजर्वेशन ऑफ, ये मैंने बोला आपको, ठीक है? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज रिमेन्स, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज तो रहा, जिनकी रिजर्वेशन थी वहां पर वो तो वहां पर ही रहेंगे। लेकिन अदर प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री मिली है इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, 1991 से पहले सिर्फ और सिर्फ किनको परमिशन था? सिर्फ और सिर्फ ये रिजर्व रखा गया था किनके लिए? सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए, इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना। लेकिन 1991 के बाद क्या किया गया? डे रिजर्वेशन की गई है और अब प्राइवेट बॉडीज भी, प्राइवेट प्लेयर्स भी क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डे रिजर्वेशन। आई होप यहां तक आपको ये बात तो समझ आई होगी, ठीक है? हाँ, अब यहां पर जो है डे रिजर्वेशन मैंने आपको बताया, ठीक है? इन 1991 गवर्नमेंट रिमूव्ड एक्सक्लूसिव पब्लिक सेक्टर रिजर्वेशंस फ्रॉम 9 आउट ऑफ 17 इंडस्ट्रीज। 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जहां पर एक्सक्लूसिव राइट किनका था इन्वेस्टमेंट करने का? गवर्नमेंट का राइट था। लेकिन इसको रिड्यूस किया गया 3 तक ही। सिर्फ 3 ही इंडस्ट्रीज ऐसी रखी गई कि जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकता है, जो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रखा गया। बाकी जितने भी बचा 17 में कितना हो गया? 14 में अब प्राइवेट प्लेयर्स भी क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कब किया गया? ये 1991 में किया गया है। याद रखो इस बात को, ठीक है? यही मैं यहां पर बोल रहा हूं कि 1991 गवर्नमेंट रिमूव्ड एक्सक्लूसिव पब्लिक सेक्टर रिजर्वेशन फ्रॉम 9 है आउट ऑफ 17 था। सिर्फ गवर्नमेंट ही यहां पर क्या कर सकता है? इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन इसको रिड्यूस किया गया 9 तक, ठीक है? अब सिर्फ और सिर्फ 9 में ही सिर्फ 9 इंडस्ट्रीज ऐसे जहां पर गवर्नमेंट क्या कर सकता है? इन्वेस्ट कर सकता है। बाकी जो भी बचा है वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इट हैज बीन रिड्यूस्ड फर्दर टू 3। और इस 17 से 9 फिर बाद में फिर से क्या किया गया? 3 तक लाया गया और 3 तक ही रखा गया। फिर गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है और बाकी में गवर्नमेंट भी कर सकता है और प्राइवेट प्लेयर्स भी कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है? लेकिन इसको हटाया गया, डिरिजर्वेशन की गई है। अब गवर्नमेंट भी कर सकता है इन्वेस्ट और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है?
जैसे कि ये 3 कौन है जहाँ पर जो एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए रखा गया है, ठीक है? एटॉमिक मिनरल्स, ठीक है? न्यूक्लियर एनर्जी एंड रेलवे, पूरा कंट्रोल जो है सिर्फ़ रिज़र्व किनके लिए रखा गया है? गवर्नमेंट के लिए। रेलवे डिपार्टमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है? न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, एटॉमिक एनर्जी जो है ये इसमें सारा का सारा जो है इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? ओनली बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? पब्लिक सेक्टर जनरली जिसको आप बोलते हैं। ओनली दीज़ 3 आर, ठीक है? यहाँ पर लिखा भी मैंने, यहाँ पर भी लिखा भी है मैंने, ठीक है? ओनली दीज 3 आर एक्सक्लूसिव विद द गवर्नमेंट, ठीक है? सिर्फ ये 3 ही गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक ये बात भी आपको समझ आई होगी, ठीक? अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि बेनिफिट्स क्या है डी लाइसेंसिंग और डी रिजर्वेशन का। अगर डी लाइसेंसिंग की गई, लाइसेंसिंग सिस्टम को हटाया गया, डी रिजर्वेशन भी किया गया, अब इससे क्या फायदा है, क्या फायदा होगा इससे? ठीक है, नंबर फर्स्ट, इट इंट्रोड्यूसेस कंपटीशन इन द मार्केट। डेफिनेटली जब डी लाइसेंसिंग को हटाया गया, सीधे परमिशन बेस्ड पे, अगर मुझे लाइसेंस बनाने में ही क्या लगता था, 2-3 साल लगते थे, लाइसेंसिंग सिस्टम को रिन्यू करना, बाकी बहुत सारी चीजें, हेक्टिक होता था। अब मुझे पता है, मुझे अब सिर्फ क्या है, परमिशन चाहिए मुझे, तो अब आप भी आ सकते हो, मैं भी आ सकता हूँ, मैं भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा, अब A B C D E F, तो इसका मतलब मार्केट में क्या आएगा, कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। जितना मार्केट में कंपटीशन हो जाता है उतना वो ठीक ठाक सिस्टम चलता है। इट इंट्रोड्यूस कंपटीशन इन द मार्केट। नंबर सेकंड, इट इंसेंटिवाइज फर्म्स टू प्रैक्टिस कॉस्ट कटिंग एंड क्वालिटी इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी। इट ये क्या करता है, फर्म जो है अब वो क्या करने लगे, प्रैक्टिस क्या करने लगे, कॉस्ट सेटिंग को क्या करने लगे, क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस करने लगे। कॉस्ट सेटिंग का मतलब मीन्स जो भी एक्सपेंसेस थे, जो फर्म्स क्या करने लगे, अब फर्म्स ज्यादा से ज्यादा किस पे काम करते, जो भी एक्सपेंसेस थे उसको कम करने लगे, ठीक है? और ज्यादा फोकस किस पे रखने लगे, प्रॉफिट कमाने में। सिर्फ फायदा सिर्फ फायदे के लिए वो काम करते गए। फर्म्स अब मेन फोकस करने लगे किसके ऊपर, फर्म्स का मेन फोकस जो था वो था जो भी उनका एक्सपेंसेस था, कोशिश करनी थी एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना, और मेन फोकस और किसके साथ, इंप्रूव करना, किसको, प्रॉफिट को इंप्रूव करना। इसको बोलते हैं हम कॉस्ट सेटिंग। याद रखना, इट इंसेंटिवाइजेस फर्म्स टू प्रैक्टिस कॉस्ट सेटिंग एंड क्वालिटी इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी, और वो ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करने लगे जो कि क्वालिटी इंप्रूविंग टेक्नोलॉजीज थी, ठीक है? वो मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है? आ रही बात समझ? ये भी इस डी लाइसेंसिंग डी रिजर्वेशन से देखने को मिला है। इन इट इंक्रीज, क्योंकि अब ये किस तरीके से कॉस्ट कटिंग पे काम करे, मतलब क्यों ये एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं इसको, और इंप्रूव किस पे करे, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट का था, जो भी 1991 से पहले सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास था। जो रॉ मटेरियल था वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करता था, जो भी डिसीजन मेकिंग था वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करता था, हर एक चीज गवर्नमेंट डिसाइड करता था। ये चाहते थे कि हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते, लेकिन गवर्नमेंट के डिसीजन के हिसाब से इनको अंदाजा ही नहीं लगता था, ठीक है? लेकिन जब उनको एक फ्रीडम मिली, लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म हुआ, एक रिजर्वेशन इनको मिली, ठीक है? ये भी इन्वेस्टमेंट करने लगे, तो ये इनका जो है मार्केट में कंपटीशन बढ़ता गया। दूसरा, ये एक्सपेंसेस कम करते गए, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग में इनका मेन फोकस था, और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट में फोकस था। इट इंक्रीजेस प्रोविजंस अवेलेबिलिटी इन द मार्केट, ठीक है? जो भी प्रोविजंस मार्केट में अवेलेबल थे उस पे वो प्रोविजन जो बढ़ते गए मार्केट के अंदर। नंबर थर्ड आपको याद रखना है, डी रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। याद रखो, डी रेगुलेशन, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला आपको डी लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म किया। डी रिजर्वेशन, जो कि कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उस रिजर्वेशन को हटा के सिर्फ 3 पे लाया गया, बाकी पे प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर सकते, प्राइवेट प्लेयर्स भी वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। डीरेगुलेशन का मतलब क्या होता है, द पॉलिसी ऑफ रिमूविंग एग्जीक्यूटिव रिस्ट्रिक्शंस, जो भी गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव रिस्ट्रिक्शंस और होता है लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शंस। आपको पता है एग्जीक्यूटिव बॉडीज आपने पढ़ा होगा, लेजिस्लेटिव बॉडीज भी पढ़ा होगा, एग्जैक्टली वही है यहाँ पर। ये बोला जाता है वो एक ऐसी पॉलिसी जहां पर क्या किया जाता है, एग्जीक्यूटिव रिस्ट्रिक्शन, जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो के जरिए से जो भी रिस्ट्रिक्शंस होती थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को क्या किया गया, रिमूव किया गया, ठीक है? ऑन ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडीज क्या करते, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन जो फर्म जो थी वो डिसीजन ही नहीं ले पाते थे, सारा डिसीजन जो था एग्जीक्यूटिव बॉडी ले पाती थी। अब उसको भी खत्म किया गया, उसको भी रिमूव किया गया। अब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदने, कौन सी क्वालिटी का रॉ मटेरियल हमें चाहिए, किस हिसाब से हमें चाहिए। आ रही बात समझ? जैसे आप
आप घर पे हो, आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो, लेकिन आपका पापा बोल रहे हैं नहीं ये खरीदना है, लेकिन आपका वो मन नहीं है, लेकिन स्टिल आपको वही खरीदना है। आप बोल रहे हो मुझे इस स्कूल में जाना है, स्टिल आपको आपका पापा बोल रहा है या पेरेंट्स बोल रहे हैं आपको इस स्कूल में जाना, आपको इस स्कूल में जाने का मन ही नहीं है, आप बोल रहे किसी बी स्कूल में जाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन जब आप बड़े हो गए, ठीक है, आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया, जैसे आप JK SSB क्वालिफाई करोगे, केस का एग्जाम क्वालिफाई करोगे, फिर क्या हो जाएगा, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाएगी, फिर आप जो आप खुद डिसीजन ले सकते हो हम क्या करना है क्या नहीं करना है। बस इस तरीके से अब मैंने लेमैन लैंग्वेज में समझाया, यही था जो पॉलिसी, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, पॉलिसी जो भी बनती थी सारा डिसीजन जो लेते थे वो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर लेता था, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी लेती थी। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो था वो डिसीजन नहीं ले पाते थे, कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदे, कहाँ से क्या, ये सारा कुछ जो था इसको हटाया गया। बस यहाँ पर यही आपको याद रखना है, ठीक है। यही मेरा कहने का मतलब, यही पर लिखा है द पॉलिसी ऑफ रिमूविंग एग्जीक्यूटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग ऑफ द फर्म लाइक प्राइस डिसीजन, चॉइस ऑफ यही होगा आगे रॉ मटेरियल होगा, हाँ, चॉइस ऑफ रॉ मटेरियल, चॉइस ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। आप क्या मतलब ऐसे समझो कि इससे अभी तक क्या कर रहे हो, आपको जो भी फी भरना होता है आप पेरेंट्स से फी लेते हो, फिर वो 10,000 आपको फी भरना है, जो भी है आपको कहीं पर जाना उनको परमिशन लेना पड़ता है, आप कुछ हो रहा है तो आपको उनको बोलना पड़ता है ये हो गया ये हो गया। लेकिन जब आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे फिर क्या होगा, फिर आप अपनी मर्जी से जो भी आप खरीदना चाहते हो, जो भी आउटपुट आप कमाना चाहते हो वो आप कर सकते हो, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो वो आप डिसीजन ले सकते हो। बस ये इसी तरीके से ये आप इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हो। रॉ मटेरियल या चॉइस ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड एक्स्ट्रा इज कॉल्ड डिरेगुलेशन। अब ये खुद रॉ मटेरियल को चूज कर सकते हैं कौन सा रॉ मटेरियल लाना है हमें, चॉइस ऑफ आउटपुट कितना आउटपुट हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि उनको लिमिटेड बोला गया तो इतना ही आउटपुट करना है, ये जितना चाहेगी जितना प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टमेंट, इससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगी, क्योंकि अब मैं खुद डिसीजन ले रहा हूँ और खुद क्या करता हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ जितना मैं चाहूँगा, जिस भी शेयर मार्केट में जहाँ पर भी जिस भी कंट्री के साथ मैं ट्रेड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। एंड अलाउइंग फर्म्स टू चूज देयर ओन इन्वेस्टमेंट, फर्म्स खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं, विच इंक्रीज एफिशिएंसी इन द मार्केट, जिसकी वजह से मार्केट में एफिशिएंसी बढ़ती गई। इसको बोला जाता है डे रेगुलेशन, रेगुलेट करना, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को हटाना, इतना याद रखना, एग्जीक्यूटिव कीवर्ड इसमें एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को हटाना, ठीक है। और डी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शन जो थे उसको हटाना। बस दो की वर्ड्स हैं याद रखने के लिए, एक था रेगुलेशन मतलब एग्जीक्यूटिव रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना, यहां पर डी कंट्रोल में लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शंस को हटाना। ये शॉर्ट में मैंने लिखा है आपको, ठीक है, आप इसको आराम से समझ सकते हो। द पॉलिसी ऑफ रिमूविंग रिस्ट्रिक्टिव legislations like monopolistic and restrictive trade practice act MRTP, important है ये, 1996 Foreign Exchange Regulation Act, which improve ease of doing business and efficiency in the market if it मार्केट इफ कंट्रोल्ड, ठीक है। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मतलब गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एक लॉ बनाया, लॉ के हिसाब से हमें चलना है। अब जो लॉ में दिया गया है उसी हिसाब से हमें चलना है, हम कुछ अपना खुद कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लॉज ऐसे थे जो कि पूरी रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा लग रहा था कि फर्म्स के ऊपर पूरी रिस्ट्रिक्शंस है, फर्म्स अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते थे, ठीक है, खुद डिसाइड ही नहीं कर पाते थे। यही लिखा है यहाँ पर, पूरा मोनोपोलिस्टिक जो था वो पूरा गवर्नमेंट के पास था। यहाँ पर कुछ ऐसे लॉज बनाए गए थे, ऐसे एक्ट्स किए गए थे जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। मतलब इनको बोला जाता था ट्रेड इस तरीके से कर, मतलब एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं हो पा रहा था, खुल के ट्रेड नहीं हो पा रहा था। इस एक अब वो फॉलो कैसे हो जाएगा, मतलब अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है, प्राइवेट बॉडीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि ट्रेड इस तरीके से होना चाहिए, वो कैसे होगा, जब तक आप एक एक्ट पास नहीं करोगे, ठीक है, तभी उसी हिसाब से आप चलोगे ना। तो यही एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट लगाया गया था 1969 में। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लगाया गया था, अगर फॉरेन एक्सचेंज करना है, जिसको बोलते हैं हम फेरा और फेमा, ठीक है, FERA फेमा, ये हमें पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ये भी लगाया गया था कि फॉरेन एक्सचेंज अगर आप कर रहे हो किस तरीके से करना है, इस एक्ट के हिसाब से करना है, विच इंप्रूव्स, ठीक है। इनको क्या किया गया, इन एक्ट्स को क्या किया गया, इसमें क्या किया गया, रिलैक्सेशन दी गई है, या आप बोल सकते हो इनको हटाया गया है। और क्या किया गया है, याद रखना क्या किया गया है, उसकी वजह से क्या हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखने को मिला, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग, मैंने कल भी बोला था आपको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट पूछा जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट पूछा जाता है कि रैंक इंडिया की क्या है, रैंक इंडिया की क्या है 2021 में या 2020 में, ये आपको याद रखना है, जब आ जाएगा तो बता दूंगा मैं। विच इंप्रूव्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एफिशिएंसी इन द मार्केट इफ दे कंट्रोल, ठीक है।
यहाँ पर मैंने बोला फेरा, FERA, याद रखना, फुल फॉर्म फेरा का याद रखना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और MRTP मतलब रिस्ट्रिक्ट टू ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट इसको बोला जाता है, MRTP को। फेरा रिजल्टेड इन हवाला ट्रांजेक्शन विच फर्दर फाइनेंस्ड अंडरवर्ल्ड। इसमें हवाला ट्रांजैक्शन की बात की गई है। आप मुझे कोई बताएगा कि कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे कि हवाला ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ये हवाला ट्रांजैक्शन, कैसे व्हाइट मनी को, सॉरी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है, किस तरीके से बीच में थर्ड पार्टी होती है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ये हवाला ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो MRTP एक्ट लेट, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हाँ, MRTP एक्ट लेड टू कंपनीज स्प्लिटिंग इन ऑर्डर टू कीप द लिमिट अंडर 2 करोड़, ठीक है। MRTP एक्ट जो है, ये कंपनी, इससे क्या होता था, कंपनीज को ब्रेक किया जाता था, किसमें? सिर्फ अंडर 20 करोड़ तक कंपनीज को रखा जाता था। बस अब आपको ये पूरा एक्ट नहीं पढ़ना, आपको इतना याद रखना है, कुछ एक्ट था, MRTP एक्ट था, ठीक है। और कौन सा था? और था आपके पास फेरा था। इनमें से क्यों रिलैक्सेशन दी गई, इनको रिमूव किया गया, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? डिकंट्रोल ठीक है। द पॉलिसी ऑफ रिमूविंग रिस्ट्रिक्ट टू लेजिस्लेटिव मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्ट टू ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, इनको रिमूव किया गया, और उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आसानी हो गई, वो इंप्रूव होता गया, और उससे क्या होने लगा? मार्केट में एफिशिएंसी आती गई, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम क्या करेंगे? स्टार्ट पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये भी मैं बताऊंगा कि पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स क्या थे, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ही पार्ट है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्योंकि पूरा कंट्रोल किन के पास है? पब्लिक सेक्टर के पास है। अब इसमें से क्या क्या चेंजेस लाई गई, ये भी हम देखेंगे। और हम देखेंगे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा जानेंगे। और MCQ भी हम करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ पढ़ते जाओ, अच्छे तरीके से मेहनत करते जाओ। होप